नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। नंदिनी को उसके घर के बाहर छोड़कर जा रहे शुभांग को अभी भी अपनी बाहों में नंदिनी के शरीर की थरथराहट और उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। थोड़ी देर पहले ही तो राजवीर से खुद को बचाने के लिए वो भाग कर आई और उससे कस कर लिपट गई थी। अभी इस पल शुभांग के जेहन में नंदिनी के अलावा और कोई सोच नहीं थी। शुभांग के बगल की सीट पर खामोश बैठे शिशिर की आंखों में भी अभी वही मंजर घूम रहा था। जब मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में नंदिनी अपने दुपट्टे से शुभांग के होठ के पास रिश्ते खून को पोंछ रही थी और शुभांग उसे अपनी बाहों में भरे उसकी आंखों में डूबा खड़ा था। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि उन्हें किसी और की खबर ही नहीं थी। शिशिर ने एक गहरी नजर शुभांग के चेहरे पर डाली और धीरे से बोला, भाई। शुभांग चौंक गया, जैसे किसी ने अचानक उसे नींद से जगा दिया हो। उसने शिशिर की ओर देखा। उसकी आंखों में ढेरों प्रश्न तैरते देखकर शुभांग ने अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली और माथे पर बल डालते हुए बोला, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं हूँ, बस उसकी मदद कर रहा था। उससे ज्यादा मेरे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखती, कहकर सामने सड़क को घूरने लगा। शिशिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शुभांग की ओर थोड़ा झुककर धीरे से मुस्कुरा कर कहा, लेकिन भाई, मैंने तो आपसे नंदिनी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था। शुभांग थोड़ा सा अचकचाया, लेकिन तुरंत गुस्से से शिशिर की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि तेरे मन में यही सब चल रहा था। शिशिर ने तुरंत कहा, और आपके मन में क्या चल रहा है भाई? कौन है जिसने मेरे भाई के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया है? शुभांग गुस्से से बोला, मेरा तो दिल और दिमाग दोनों सही जगह पर है, लेकिन तू अगर ऐसे ही बकवास करता रहा तो मैं तेरा दिमाग जरूर हिला दूंगा। शिशिर ने मन में कहा, आप लाख इनकार करें भाई, आप नंदिनी को चाहने लगे हैं। आज आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे में खोए हुए खड़े थे, ये चाहत नहीं तो और क्या है। लेकिन आपका दिमाग आपके दिल की सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी अचानक शुभांग ने जोर से ब्रेक लगाया। शिशिर घबरा कर शुभांग की ओर देखने लगा। शुभांग ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, ऐसी बकवास बातों के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। दोबारा भूल कर भी इस बात को रिपीट मत करना, अंडरस्टैंड? शिशिर ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मन में बोला, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं भाई, जैसे मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मैं जानता हूँ कि आप नंदिनी को प्यार करते हैं, लेकिन अपनी जिद के आगे अपने दिल की भी नहीं सुनेंगे। पर मैं भी तो आपका ही भाई हूँ, आपकी ही तरह धुन का पक्का। आपको और नंदिनी को मैं पास ले आऊंगा और आपको उस चुड़ैल, सॉरी मोनिका से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी आर्य मेंशन के अंदर एंटर कर गई। इधर नंदिनी ने डरते हुए अपने घर की डोरबेल बजाई, क्योंकि वो जानती थी आज तो माँ से बहुत डांट पड़ने वाली है। दरवाजा खोलते ही सीमा ने उसकी ओर गुस्से से देखकर कहा, ऐसा कौन सा अनोखा कॉलेज है तेरा जिसका प्रोग्राम इतनी रात तक चलता है? हमारी इज्जत की तुझे कोई परवाह ही नहीं है। हमने तो सोचा था तेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो तुझे सबक मिल गया होगा, लेकिन मैं गलत थी। इस लड़की के कदम एक बार बहक जाएं वो कभी सही रास्ते पर नहीं आती। वैसे तेरी ज्यादा गलती नहीं है, मैं भी भूल जाती हूँ। तेरा तो खून ही खराब है, जैसी माँ वैसी बेटी। लेकिन तेरे बहके कदम हमारी इज्जत नीलाम करें, इससे पहले हम तेरे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे।
नंदिनी नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। जब दर्द ज्यादा बढ़ गया तो उसकी आंखों से आंसू जमीन भिगोने लगे थे। निधि गुस्से से सीमा को घूरते हुए सोच रही थी, नंदिनी की कसम के कारण मैं चुप हूँ, वरना मेरी नंदू को तकलीफ पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। सीमा ने एक नजर निधि पर डालते हुए कहा, तेरी संगत देखकर मैं तो पहले ही तेरी शादी कर देना चाहती थी, लेकिन तब तेरे पापा के आगे मेरी एक ना चली। पर अब नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। इतना कहकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए सोने चली गई। नंदिनी के आंसू पोंछते हुए निधि ने कहा, कितनी कठोर दिल है ये, जिसे मेरी भोली नंदिनी पर दया नहीं आती। मेरा दिल तो कहता है तुझे इस नर्क से निकाल कर अपने साथ ले जाऊं, फिर इन्हें आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। तेरी कमाई पर पूरा परिवार चलता है और तुझसे ही इतनी नफरत, कितनी बेगैरत है ये। नंदिनी ने तुरंत निधि के मुंह पर हाथ रखते हुए गुस्से से उसकी ओर देख कर कहा, निधि तू जिनके बारे में बात कर रही है ना, वो मेरी माँ है। निधि ने धीरे से कहा, सौतेली माँ। नंदिनी तुरंत बोली, माँ तो माँ होती है निधु, उनकी बात का मुझे बुरा नहीं लगता। और ये परिवार मेरा है। पापा के एक्सीडेंट के बाद घर की बड़ी बेटी होने के नाते घर का खर्च उठाना मेरी जिम्मेदारी है। तू मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी ताकत भी है, और मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारी है। फिर भी मेरे परिवार के बारे में भला बुरा कहने का हक मैंने तुझे नहीं दिया है। निधि ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मैं जानती हूँ नंदू, तू बहुत अच्छी है और ये दुनिया तेरी अच्छाई का फायदा उठाती है, लेकिन तू ये कभी नहीं समझ पाएगी। अब तू मुझे दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी या अंदर भी जाने देगी? नंदिनी निधि को लेकर अपने रूम में चली आई। फिर किचन में जाकर देखा कि माँ भले ही गुस्से में थी, पर खाना दोनों का बनाया था, लेकिन खाने का मन उन दोनों में से किसी का नहीं था, और नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आज का सारा मंजर उनकी आंखों में घूमने लगा। नंदिनी के चेहरे पर गहरी उदासी छाई थी। उसे देखकर निधि भी बहुत दुखी थी। काश कि वो नंदिनी की जिंदगी से सारी परेशानियां दूर कर पाती। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नंदिनी मैं तुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आज तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तेरी सौतेली माँ के ही कारण हुआ। आज शुभांग नहीं होते तो राजवीर तेरे साथ पता नहीं क्या करता। नंदिनी उदासी से बोली, शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। फिर कुछ रुक कर बोली, लेकिन माँ ने तो राजवीर को एक अच्छा इंसान समझा होगा, तभी तो उससे मेरी शादी करनी चाहिए थी। उन्हें कहाँ पता था कि राजवीर इतना बुरा आदमी है। निधि गुस्से से बोली, देख नंदू, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहना चाहती है तो बेशक रह सकती है, लेकिन सीमा आंटी के बारे में मेरे विचार नहीं बदल सकते। जब राजवीर की सच्चाई तूने अपने मम्मी पापा को बताई थी, तब सीमा आंटी ने तेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया, उल्टे तुझे ही दोषी ठहराती रही। मैं जानती हूँ वो राजवीर से तेरी शादी उसके पैसों के लिए करना चाहती हैं। आज भी राजवीर ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। किसी भी दिन तेरे साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तेरे हिसाब से इसमें सीमा आंटी की कोई गलती नहीं है। नंदिनी खामोश बैठी शुभांग के बारे में सोच रही थी कि वो एक बार फिर मसीहा बनकर उसे बचाने आ गया। निधि ने नंदिनी का चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा, आज तो सीमा आंटी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो जल्दी ही तेरी शादी कर देना चाहती हैं। लेकिन तू भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले नंदिनी, अगर उन्होंने तेरे साथ कुछ गलत करना चाहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। नंदिनी बड़े प्यार से उसका गाल छूते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, तू अभी से सोच सोच कर क्यों मरी जा रही है। चल अब चुपचाप सो जा। और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। अगले दिन शिशिर ने नंदिनी के कॉलेज में पढ़ने वाले अपने एक फ्रेंड को फोन लगाकर कहा,
यार तुझसे एक बहुत ही जरूरी काम था। तेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है निधि। मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए अभी। तू चाहे जैसे अरेंज करके देगा। उसके फ्रेंड ने कहा, क्यों साहबजादे, कोई इश्क विश्क का चक्कर है क्या? शिशिर ने कुछ सोच कर कहा, हाँ यार, ऐसा ही कुछ समझ ले। बस फटाफट काम पर लग जा। और 15 मिनट में निधि का नंबर शिशिर के पास आ गया था। शिशिर ने निधि को फोन लगाकर कहा, मैं शिशिर बोल रहा हूँ निधि, मुझे पहचाना? शिशिर की आवाज सुनकर निधि को थोड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, आपकी आवाज कैसे नहीं पहचानूंगी? उस दिन आपने मुझे सहारा दिया था जब मैं चलना तो दूर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। शिशिर ने सीधे और सपाट लफ्जों में कहा, देखो निधि, हम आर्यंस कोई बात घुमा फिरा कर कहना नहीं जानते, इसलिए तुम्हें भी अपना फोन करने का मकसद बता रहा हूँ। इस समय मैं और तुम एक ही नाव पर सवार हैं। 2 ही मुलाकातों में मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम अपनी दोस्त नंदिनी से बहुत प्यार करती हो और मेरे लिए मेरे भाई शुभांग की खुशियाँ सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। बस इन्हीं दोनों की खुशियों के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दोगी? शिशिर की साफ गोई ने निधि को इम्प्रेस कर दिया था। वो मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, जब तुम चाहो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। शिशिर ने कहा, नेक काम में देरी कैसी? अभी तुम मुझे जीसीएफ स्टेट के क्लब में आकर मिलो, वो तुम्हारे घर से नजदीक पड़ेगा। कहकर शिशिर ने फोन काट दिया। आज क्लासेस देर से छूटी तो नंदिनी ऑफिस के लिए लेट हो गई थी, इसलिए कॉलेज खत्म होने के बाद निधि नंदिनी को उसके ऑफिस छोड़कर अपने घर चली गई। नंदिनी चंदेल कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। आज ऑफिस जाते ही उसने देखा कि पार्किंग एरिया में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी और ऑफिस के अंदर भी काफी तैयारी की गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे आज कुछ खास ओकेजन है। वो वॉशरूम से तैयार होकर बाहर आई तो उसके कलीग सैम ने बताया, आज सुबह से चंदेल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है। फिर नंदिनी को एक फाइल पकड़ाते हुए बोला, मिस नंदिनी, इस फाइल पर सभी डायरेक्टर्स के साइन हो गए हैं। मिस्टर शुभांग आर्य अभी आए हैं, इसलिए उनके साइन बाकी हैं। मेरी ड्यूटी ओवर हो गई है, तो प्लीज मीटिंग खत्म होने से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर तुम इस फाइल में उनके साइन करवा लेना। नंदिनी को फाइल पकड़ाकर वो चला गया और शुभांग आर्य का नाम सुनते ही नंदिनी तो अपनी जगह पर जड़ हो गई थी। इस कंपनी को ज्वाइन किए उसे 3 महीने ही हुए थे। तब से ये पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। वैसे भी वो पहले शुभांग आर्य को जानती ही कहाँ थी। उसने आंखें बंद करके मन में कहा, हे महादेव, इतने सारे प्रैंक आप मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं? उनको आपने यहाँ भी भेज दिया। अब मैं क्या करूं? यहाँ से भाग कर भी तो नहीं जा सकती। तब तक लिफ्ट की ओर जाते शुभांग की नजर आंखें बंद किए खड़ी नंदिनी पर पड़ी। वो हैरानी से नंदिनी को देखने लगा और जल्दी से नंदिनी के पास आकर उसे अपनी एक बांह से सहारा देते हुए बोला, क्या हुआ मिस नंदिनी, आर यू ओके? नंदिनी ने झट से अपनी आंखें खोल दी और बड़ी बेचारगी से शुभांग के चेहरे को देखने लगी। फिर उससे अलग होकर धीरे से कहा, आई एम फाइन सर। शुभांग उसकी आंखों में झांकते हुए माथे पर बल डालकर बोला, तो तुम यहाँ भी मेरे पीछे पीछे चली आई? नंदिनी गुस्से में बोली, आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं देता मिस्टर आर्य, मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मिस्टर बलराज चंदेल की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। शुभांग ध्यान से उसकी ड्रेस और बैज की ओर देखकर व्यंग से बोला, मतलब मैंने ही तुमको हल्के से ले लिया, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। नंदिनी अकड़ते हुए धीरे से बोली, वो तो मैं हूं ही, पर कुछ लोग अपनी अकड़ के आगे किसी और को कुछ समझते नहीं। शुभांग गुस्से से नंदिनी को घूर कर बोला, ओके, आप एक काम कीजिए,
मैं टॉप फ्लोर पर कंपनी का नया ऑफिस देखने जा रहा हूँ। अब तुम मुझे लेकर चलोगे? नंदिनी ने पूरी अकड़ लेकिन रिस्पेक्ट से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर आर्य, बलराज सर को कभी भी मेरी जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज आप किसी और को लेकर चले जाइए। तब तक सामने से आ रहे बलराज चंदेल को देखकर शुभांग ने कहा, बलराज, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ न्यू ऑफिस देखने जा सकता हूँ। बलराज ने शुभांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऑफ कोर्स शुभांग, तुमको इसके लिए मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मेरी मीटिंग नहीं होती तो मैं खुद तुमको कंपनी के न्यू ऑफिस की विजिट करवाता। फिर नंदिनी की ओर मुड़कर बोला, मिस नंदिनी, प्लीज आप मिस्टर शुभांग को न्यू ऑफिस दिखा कर आइए। यस सर, कहकर नंदिनी शुभांग की ओर देखने लगी, जो अपनी जीत पर मुस्कुराती आंखों से उसे ही देख रहा था। लिफ्ट के पास पहुंचकर नंदिनी ने लिफ्ट की बटन दबाते हुए कहा, सर आप लिफ्ट से आइए, मैं सीढ़ियों से तुरंत पहुंचती हूँ। शुभांग ने नाराजगी से उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों, मेरे साथ लिफ्ट में जाने से आपको परहेज है नंदिनी? नंदिनी नजरें झुकाए हुए बोली, नो सर, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे आपसे नहीं, लिफ्ट में जाने से परहेज है। तब तक लिफ्ट आकर खुल गई। शुभांग ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिफ्ट में खींच लिया। नंदिनी ने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। वो घबरा कर लड़खड़ाई और शुभांग के सीने से जा लगी और उसकी शर्ट अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ लिया। शुभांग ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था, फिर उसके चिन पर एक उंगली रखकर धीरे से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास। नंदिनी की मासूम आंखें शुभांग की गहरी आंखों में होने लगी थी। शुभांग सब कुछ भूलकर उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में खो गया था। वो धीरे धीरे नंदिनी की आंखों की ओर झुकने लगा। नंदिनी की पलकें बंद होने लगी थी। तभी लिफ्ट रुक गई। नंदिनी एकदम से शुभांग को धक्का देकर उससे दूर होकर खड़ी हो गई और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? शुभांग दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों इस लड़की के पास आते ही वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है? आज तो हद ही हो गई। अब मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा। वो एक झटके से पीछे मुड़ा तो देखा नंदिनी वहां नहीं थी। शायद एक फ्लोर पहले ही लिफ्ट रुकी थी और नंदिनी उतर गई थी। टॉप फ्लोर पर पहुंचकर शुभांग गुस्से में भरा नंदिनी को इधर उधर खोजने लगा। आज उसे साफ साफ कह दूंगा, आइंदा मेरी नजरों के सामने ना पड़े और ये कंपनी छोड़कर कहीं और चली जाए। तभी शुभांग की नजर फ्लोर के एक किनारे बड़ी सी विंडो के पास खड़ी नंदिनी पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। शुभांग को अपनी ओर आता देखकर नंदिनी सोचने लगी, अपने कदम पीछे ले ले नंदिनी, ये रास्ता तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। अपने और शुभांग के बीच का फासला देख रही है ना तू? अभी भी वक्त है, संभल जा। और वो अपने कदम पीछे लेने लगी। शुभांग ने देखा, उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो 8वीं मंजिल से सीधे नीचे जा गिरेगी। रुको नंदिनी, कहकर शुभांग ने जल्दी से नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और नीचे की ओर झांक कर देखा तो उसकी रूह कांप गई थी। उसने कस कर नंदिनी को अपनी बाहों में समेट लिया। नंदिनी डर और घबराहट से उसकी पनाह में सिमट आई थी। शुभांग एक बार फिर सब कुछ भूलकर नंदिनी को खुद में महसूस कर रहा था। उसने नंदिनी का चेहरा अपनी हथेली में भरकर हौले से ऊपर उठाया और उसकी आंसुओं से भीगी पलकों को धीरे से चूम लिया। तभी शुभांग की नजर दूर खड़े युवराज पर पड़ी, जो शायद अभी अभी किसी के साथ ऊपर आया था। शुभांग ने एक झटके से नंदिनी को अपने से अलग करके गुस्से से उसकी ओर देखने लगा और एक ओर झुककर खड़ा हो गया। नंदिनी की मासूम निगाहें
शुभांग की गुस्से से जलती आंखों पर जा टिकी और उसके आंसू उसकी पलकों का बांध तोड़कर बह निकले। वो तेज कदमों से छत की ओर भागी। शुभांग ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर कस कर मारते हुए कहा, मैं जानता था कि युवराज भी आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने आया है। इस लड़की ने मुझे इतना कमजोर कैसे बना दिया कि मैं अपना मकसद ही भूल गया। कुछ दिनों में ही मेरी युवराज की बहन मोनिका से शादी होने वाली है। अगर आज युवराज मुझे नंदिनी के साथ देख लेता तो मुझे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। शुभांग का दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। ना तो वो नंदिनी को खुद से दूर कर पा रहा था और ना ही उसके पास जा पा रहा था। फिर उसने युवराज को लिफ्ट से नीचे जाते देखा तो उसे तुरंत नंदिनी का ध्यान आया, जो छत की ओर भागी थी। वो खुद को नंदिनी की परवाह करने से रोक नहीं पाया और उसके पीछे दौड़ा। शुभांग को नंदिनी के पीछे जाते देखकर एक दीवार के पीछे छुपकर खड़ा शिशिर मुस्कुरा रहा था। ये सारा खेल उसी का रचा हुआ तो था, जो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शुभांग को अपने चाचा जी की जगह पर आना पड़ा था। शुभांग ने सीढ़ियों के पास खड़ी नंदिनी को रोते हुए देखा तो उसकी बाह पकड़कर अपने पास खींच लिया। नंदिनी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। शुभांग ने पूछा, क्यों खेल रही हो तुम मेरे साथ? नंदिनी के चेहरे का भोलापन शुभांग को बेचैन कर रहा था। उसने कहा, क्या सोचती हो तुम? अपनी इन भोली आंखों के जादू में मुझे कैद कर लोगी? हरगिज नहीं। तुम्हारी जैसी जाने कितनी लड़कियां मेरे आसपास घूमती हैं, लेकिन शुभांग आर्य पर किसी का जादू नहीं चलता। नंदिनी ने अपनी बाह छुड़ाते हुए अपनी आंखों में हल्की नाराजगी भरकर कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? शुभांग अपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो गया था कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि वो नंदिनी पर क्यों गुस्सा हो रहा है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल अपने पास लाकर उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, इतनी भी भोली नहीं हो जितना दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि क्या किया है तुमने मेरे साथ। शुभांग आर्य के सामने कितनी भी खूबसूरत लड़कियां क्यों ना आ जाएं, उसने पलट कर कभी किसी को नहीं देखा। लेकिन जब से तुम्हारी इन आंखों को देखा है, एक पल को भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होती। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका है। इन बकवास बातों के लिए फ्री नहीं हूं मैं। मेरी जिंदगी का कुछ मकसद है जिसे मुझे हर हाल में हासिल करना है। तुम क्यों नहीं मुझे चैन लेने देती हो? हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। नंदनी बड़ी मासूमियत से शुभांग की आंखों में देख रही थी। फिर पलके झुकाकर धीरे से बोली, छोड़िए मुझे। शुभांग ने उसकी बाह पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देती, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम जानबूझकर मेरे करीब आती हो। अभी नीचे भी तुमने मुझे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे मैं खुद तुम्हारे पास आऊं। कौन सा जादू जानती हो तुम, जिससे सबको अपना शिकार बना लेती हो? मेरी दौलत पर नजर है ना तुम्हारी, इसीलिए तुम जानबूझकर खुद को मुसीबत में डालती हो, जिससे मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास आऊं और तुम अपना जादू मुझ पर चला सको। तुम मेरी परेशानी का सबब बन गई हो। अब तो मैं सच में तुमसे नफरत करना चाहता हूँ। शुभांग ने उसकी बाहों को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि नंदिनी की आंखों से बहते आंसू पता नहीं शुभांग की तेज पकड़ के कारण थे या जो चोट वो नंदिनी के दिल पर दे रहा था उससे आहत होकर उसकी आंखें बरसने लगी थी। उसने गुस्से से शुभांग का हाथ झटकते हुए कहा, आपकी कड़वी जुबान और गुस्से भरा व्यवहार देखकर मैं तो यही सोचती थी, शायद आपके अतीत की कुछ कड़वी यादों ने आपकी जुबान को कड़वा बना दिया है। लेकिन मैं गलत थी। आप एक निहायत छोटी सोच के इंसान हैं। अब मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। प्लीज छोड़िए मेरा हाथ।
आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। और एक बात क्लियर कर दूं, मुझे भी आपसे कोई प्यार नहीं हो गया है। आज जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाया है, उसके बाद मैं भी आपसे नफरत करती हूँ। कहकर नंदिनी भागते हुए वहां से चली गई और ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे निधि के घर जा पहुंची और निधि को देखते ही उसके गले से लगकर रोने लगी। निधि को शिशिर से ये तो पता लग गया था कि आज शुभांग नंदिनी के ऑफिस जाने वाला था, लेकिन शुभांग से मिलने के बाद नंदिनी की ये हालत होगी, निधि ने ऐसा नहीं सोचा था। उसे शिशिर और शुभांग दोनों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। अपने मन में कह रही थी, अपने को क्या समझते हैं दोनों। एक बार मेरे हत्थे चढ़ जाने दो दोनों भाइयों को, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर निधि का नाम नहीं भूलेंगे। नंदिनी को अपने कमरे में ले जाकर चुप कराया और उसके हाथों में चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, अब बिना झूठ बोले तो मुझे साफ साफ बताएगी कि शुभांग आर्य ने तुझे क्या कहा। नंदिनी हैरानी से निधि की ओर देखने लगी। निधि समझ गई कि नंदिनी क्या सोच रही है। उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, मैंने तेरे ऑफिस के नीचे शुभांग की गाड़ी देख ली थी, इसीलिए मुझे लगा जरूर इस घमंडी ने तेरा दिल दुखाया होगा। नंदिनी धीरे से बोली, ऐसी बात नहीं है निधि, वो जितना दिखाते हैं उतने भी बुरे नहीं हैं। आज एक बार फिर उन्होंने मेरी जान बचाई। मेरी तो जिंदगी ही उनकी कर्जदार हो गई है। आज जो सांसें मैं ले रही हूँ वो उन्हीं के कारण है। और पूरी बात निधि को बताने लगी। निधि ने देखा कि शुभांग के बारे में बात करते हुए नंदिनी की आंखें बार बार भर आती हैं। उसने कहा, नंदिनी तू भले ही आज मेरी बात से इनकार कर रही है, सच तो एक दिन सच होकर ही रहेगा। तेरा और शुभांग का मिलना यूं ही नहीं है, बल्कि महादेव ने तुम दोनों को मिलाया है। और तेरी तकदीर बार बार तुझे शुभांग के पास ले आती है। कुछ तो खास बात है इसमें। आज तुम दोनों एक दूसरे से चाहे जितनी दूर भाग लो, अगर नियति ने तुम्हारा मिलना तय कर रखा होगा तो तुम्हारे मिलन के लिए खुद ब खुद सारे संयोग बन जाएंगे। निधि की बातें सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने होठों पर जबरन मुस्कान लाते हुए कहा, निधि जो ख्वाब तू मुझे दिखाने की कोशिश कर रही है, उसमें मेरी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। तू तो मुझे बचपन से जानती है। 5 वर्ष की उम्र में जब से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तब से मैं दर्द और तकलीफ के साए में बड़ी हुई हूँ। शुभांग मेरे लिए एक सुंदर ख्वाब से बढ़कर और कुछ नहीं है। और अब मैं कोई ऐसा ख्वाब देखना भी नहीं चाहती जो मुझे दर्द के सिवा कुछ और ना दे। निधि ने कहा, नंदिनी जिन चीजों को हम खुद हासिल करते हैं उन पर तो हमारा जोर चलता है, लेकिन जो नियति ने हमारे लिए तय कर रखा है वो होकर रहेगा। फिर हम चाहे जितना जोर लगा लें उससे दूर जाने का। नंदनी ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर अपने आंसुओं को गिरने से पहले ही अपनी उंगलियों में समेट लिया। मैं जानती हूँ निधि, मोहब्बत जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है, पर शायद मेरे नसीब में किसी का प्यार है ही नहीं। तू नियति की बात करती है ना, नियति ने ही मेरी किस्मत में वो काली रात भी लिखी थी, जिसे जानने के बाद शायद ही कोई मुझे अपनाएगा। कौन ऐसी लड़की से प्यार करेगा जो किसी अनजान लड़के के साथ एक रात बिता कर आई हो। नंदिनी की बातें सुनकर निधि की आंखें भी नम हो आई थी। उसने नंदिनी को गले से लगाकर कहा, तेरी दलीलों से तो कोई नहीं जीत सकता नंदू, पर मैं बस इतना जानती हूँ, तू दिल की कितनी साफ और अच्छी है। इसीलिए तो महादेव तेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। एक ना एक दिन वो तेरे दामन में इतनी खुशियां भर देंगे कि तुझसे संभाली भी ना जा सकेंगी। हो सकता है शुभांग तेरा ना हो सके, लेकिन एक दिन तेरी जिंदगी में ऐसा कोई जरूर आएगा जो तेरे सारे दर्द, सारी तकलीफों को पल भर में तेरी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। क्रमशः।
साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।